नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंदर प्रश्नमाला 1.5 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आपको कुछ संख्या दे रखी है, उसमें से आपको छांटना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। सबसे पहला है दो माइनस √5। अब देखो, हम पता है दो तो एक परिमेय संख्या है और √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्गमूल नहीं होता इसका। पूर्ण वर्गमूल किसका होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 4 का क्या होता है? 2। 9 का क्या होता है? 3। इसके बीच में जो भी संख्या आती है ये अपूर्ण वर्ग की होती है, इसका पूर्ण वर्ग मूल नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार देखो, √5 इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये किसके अंदर आएगी? अपरिमेय। तो किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3 + √23 और फिर माइनस √23। अब इसको हल करने के बाद में हम देखते हैं इसका आंसर परिमेय में आता है या अपरिमेय में आता है। तो देखते हैं, इस कोष्टक को हटाएंगे तो 3 + √23 माइनस √23। देखो, प्लस का √23 और माइनस का √23 हट गया तो पीछे क्या बच गया? 3 बच गया, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है इसके अंदर 2 √7 बट्टे 7 √7। अब इसके अंदर देखो, ये 7 से √7 कट गया, पीछे क्या बचा? 2/7। अब 2 परिमेय है और परिमेय, इसका जांच करने के लिए हम भाग देंगे, तो इसके अंदर भाग देते हैं। क्या करेंगे? 2 के अंदर 7 का भाग देंगे। जब भाग के अंदर यदि भाग पूरा भी हो जाता है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद यदि भाग पूरा हो जाता है तो भी परिमेय संख्या आएगी। यदि भाग के अंदर वो संख्या आवर्ती होगी, रिपीट होगी हर सेम संख्या की, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। और यदि इसके अंदर संख्याओं का आवर्ती सेम नहीं होती, अलग अलग संख्याओं से होती, तो वो कौन सी हो जाती? अपरिमेय संख्या। तो इसके अंदर आप भाग देना, तो ये कौन सी संख्या आएगी? जैसे ही देखो, इसके अंदर पॉइंट लगते हैं, हो गए 20। समझ में आया? 7 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार। 14 बच गए, पीछे बच गए 6, हो गए 7। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार गया? 8 बार गया। 7 8 56, पीछे कितने बच गए? 4। अब कितने हो गए? 40। 7 पंजे 35, पीछे कितने बच गए? 5, हो गए 50। 7 7 49, पीछे कितना बच गया? 1, हो गया 10। और 7 का इसमें कितनी बार गया? 1 बार गया। 7 एकम 7, पीछे क्या बच गया? 3, हो गए 30। और 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए? 2। देखो, वापस 2 आ गए। ऊपर वाला 2 जो थे वो वापस 2 आ गए। इसका मतलब वापस अब संख्या रिपीट होगी। इसका मतलब क्या है? इसी का अपन आवर्ती होगी। तो जिस संख्या की आवर्ती होती है, अशांत आवर्ती, क्या किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय हो गई। कौन सी हो गई? ये भी तो परिमेय थी, और ये भी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या में हो गई। समझ में आ गया? क्योंकि इसका प्रसार क्या है? 0.28571 इसका क्या हो रहा है? आवर्ती हो रही है। अब देखते हैं हम चौथा। चौथा है हमारे पास 1/√2। 1/√2। अब देखो, इसके अंदर √2 आ गया ना। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? ऊपर नीचे √2 से गुणा भी कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? ऊपर तो √2 बच जाएगा और नीचे क्या बच गया? 2। और ऊपर संख्या कौन सी हो गई? √2 एक अपरिमेय संख्या। यहां से भी अपन कर सकते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूरी ये भी किसमें हो जाएगी? अपरिमेय संख्या में हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या नहीं है। अब अगला आता है पांचवा। पांचवा क्या है? 2π।
और हम जानते हैं पाई की वैल्यू कभी खत्म होती नहीं है, इसका मान अनंत तक चलता है और अनावर्ती रूप में चलता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय किसी भी संख्या से गुणा कर तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 1 था। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको इसको सरल करना, तो सरल कैसे करते हैं इसके अंदर देखते हैं। पहला प्रश्न है 3 प्लस √3 और दूसरा है 2 प्लस √2। क्या है? दो पदों का दो पदों से गुणा करना। आपने 8वीं क्लास के अंदर पढ़े, छोटी क्लास के अंदर दो पदों का दो पदों से गुणा कैसे करते हैं। तो इसके क्या करना है, इस 3 को इस पूरे से गुणा करना, इस √3 को भी इस पूरे से गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको उठाकर 3 के आगे भी रख देंगे, इसको उठाकर √3 के आगे भी रख देंगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला इस 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे। 3 को किससे गुणा किया? 2 प्लस √2। जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ लगा दिया। फिर √3 है, इस √3 को भी इससे गुणा करेंगे। 2 प्लस √2। क्या किया, इसको उठाकर इसके आगे लगा दिया, इसको उठाकर इसके आगे लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 को पूरे कोष्टक से गुणा कर लो। तो 3 को 2 से गुणा किया 6 और यहाँ इसको किया 3 √2 प्लस 2 √3, 2 को इससे गुणा किया और ये हो गया √2 इंटू √3। तो क्या बन गया, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अब दूसरा है क्या है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ देखो ए दोनों जगह सेम है, बी दोनों जगह सेम है और दोनों के बीच में चिन्ह विपरीत है। इसके अंदर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, जो बीजीय व्यंजकों की सर्वसमीका है। तो उसके अंदर ये वाली सर्वसमीका है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका यूज करने पर। ओके, सर्वसमीका से तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर a² माइनस b² हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 तिया कितना हो गया, 9 माइनस 3 बराबर कितने आ गए, 6 आ गए। समझ में आया। तो क्या किया, a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² का मतलब √3 का स्क्वायर। इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगला आता है तीसरा है हमारा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर भी बीजीय सर्वसमीका लगती है। कौन सी लगती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। तो इसके अंदर क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में है, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा। a² का मतलब क्या होता है, √5 का स्क्वायर करना है। तो इसके अंदर भी ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना है, a का मान है √5 और b का मान क्या है, √2 और फिर b² का मतलब √2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 और इसका गुणा करो। देखो 2 √ के अंदर 5 और √ के अंदर 2 गुणा हो जाएगा √10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। यही आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब अगला है चौथा ये है √5 माइनस √2 गुणा √5 प्लस √2। इसका सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या है, देखो a सेम है √5 और b क्या है, √2। इसके अंदर बीजीय सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b² सर्वसमीका लगाने पर। समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, a² का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो पीछे आपका आंसर क्या आ गया, 3। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न संख्या 3 में। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई c/d है। यह इस कथन का अंतःविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतःविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, हम
पाई को किस रूप में लिख सकते हैं? C बटा डी। C क्या है? परिधि, D क्या है? उसका व्यास। इसके अनुसार ये तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? C बटा D, परिधि बटा व्यास। अब इसके अनुसार ये परिमेय होनी चाहिए या ये अपरिमेय होनी चाहिए, तो इसके अनुसार हमको आंसर देना है कि ये तो अपरिमेय है, तो इसके अनुसार ये भी क्या अपरिमेय है होना चाहिए। तो इसके अंदर ये होना, या तो C अपरिमेय होना चाहिए या D अपरिमेय होना चाहिए। इसका मतलब इसकी परिधि होगी जो C, या तो ये अपरिमेय होनी चाहिए या D अपरिमेय होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा तभी तो ये अपरिमेय के बराबर है। तो आपको इसके अंदर यही लिखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार C या D कोई भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको यही लिखना है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये वाला दिया हुआ है √9.3, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, रेखा जो 9.3 है, जो इस अंडररूट के अंदर दे रखी है, वो लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? A और B एक लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड खींच लिया। कितना खींचा? 9.3 खींच लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस बिंदु का नाम A दे दिया, इस बिंदु का नाम B दे दिया। अब बिंदु B से एक इकाई, कितना? बिंदु B से एक इकाई रेखा को आगे बढ़ाएंगे। यहां से क्या करेंगे? एक इकाई आगे बढ़ाएंगे। C बिंदु नाम दिया, ये कितना है? एक इकाई। समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या करेंगे? जैसे अब A और C है, A C मिला, कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक AC बिंदु मिला, पूरी रेखाखंड मिली। अब AC का क्या करेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कौन सा है? माना O है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु मान लो यहां पर आया। अब क्या करेंगे? इसको मध्य बिंदु मानते हुए ये इसकी त्रिज्या, ये हो गई O है, अर्थात OC त्रिज्या लेकर एक वृत्तचाप काटा। क्या किया? वृत्तचाप काटा। तो हम क्या करेंगे? यहां से प्रकार से ये त्रिज्या मानते हुए क्या करेंगे? एक वृत्तचाप काटेंगे। अब क्या करेंगे? इस वृत्तचाप काटने के बाद में जो बिंदु B है, यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे AC के ऊपर, तथा AC पर लंब रेखा खींचा। लंब रेखा AC पर लंब रेखा खींचा जो B से जाती हैं, जो बिंदु B पर हैं। समझ में आ गया? B पर एक लंबवत रेखा खींचनी है, यहां से सीधी। क्या करनी है? AC के ऊपर B से सीधी लंबवत रेखा खींचनी है, और जो ये यहां प्रतिच्छेद करेगा उसका नाम कुछ लीजिए, D दे दो। D नाम दे दिया। तो जो A और D दूरी आएगी, ये कौन सी होगी? √9.3 आपकी दूरी हो जाएगी। तो यहां से क्या लिखेंगे? BD बराबर √9.3। समझ में आ गया? अच्छा, तो इस प्रकार आपको क्या करना है? जो अंडरूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, वो उसके अंदर वाली वैल्यू का AB रेखा खींचना। उसके बाद में एक इकाई आगे बढ़ाना, बिंदु C देना, और A और C का मध्य बिंदु O लेना। इसको त्रिज्या मानते हुए वृत्तचाप काटना। उसके बाद AC के ऊपर B से एक लंबवत रेखा खींचनी, तो जो ये चाप को जहां काटेगी, वो ये BD लंबाई कौन सी होगी? √9.3 होगी। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 5। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं? हर में जो भी है उसके विपरीत चिन्ह से अपन क्या करते हैं? अंश व हर में गुणा करते हैं। इसके अंदर एक पदी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 1/√7 है, तो हम क्या करेंगे? अंश व हर में √7 से गुणा कर देंगे। आपको लिखना पड़ेगा अंश व हर में √7 से गुणा करने पर लिखना ऐसा, अंश व
हर में √7 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √7 इंटू √7 बटा √7, हर में जो है उसी को अपन सेम संख्या से गुणा किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक को √7 से गुणा किया √7, और ये √7 और √7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो इसका आंसर अपन को ये मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है 1 बटा √7 माइनस √6। अब इसका हर का परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, √7 प्लस √6 इसके विपरीत चिन्ह से अंश व हर में गुणा करने पर, तो यहाँ लिख देंगे अंश व हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर। ओके, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, 1 बटा √7 माइनस √6 इंटू इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। अब हर के अंदर देखो सर्वसमीका लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी सर्वसमीका से। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √7 यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है हमारे पास 1 बटा √5 प्लस √2। इसमें भी क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब अंश व हर में इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करने पर, तो अंश व हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 तो है ही, इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। तो एक को इससे गुणा करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, √5 माइनस √2। अब नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसके अंदर भी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका लग रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2, 5 में से 2 गए 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा है हमारा ये वाला, तो इसके अंदर विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 बटा √7 माइनस 2, तो इसका विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। अब सेम टू सेम देखो नीचे a माइनस बी a प्लस बी सर्वसमीका लग रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश तो सेम ही रहेगा, √7 प्लस 2 1 से गुणा होने के बाद यही आता है। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा 3, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 था। तो आज हमने प्रश्नमाला 1.5 पूर्ण की है। अगले भाग के अंदर हम इस अध्याय को समाप्त कर देंगे 1.6 के साथ। इसके साथ ही आपको कुछ घातांक नियम भी याद करने हैं। तो मिलते हैं हम अगले भाग के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।